हमारे देश की हायर एजुकेशन को बेहतर, नियंत्रित और जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी जिस संस्था पर है उसका नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी। देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर कैसा होगा, परीक्षाओं का पैटर्न क्या रहेगा, रिजर्वेशन से जुड़े नियम कैसे लागू होंगे या नई शिक्षा नीति से जुड़े फैसले कैसे जमीन पर उतरेंगे, इन सब में यूजीसी की भूमिका बेहद अहम होती है। लेकिन इन दिनों यूजीसी किसी सुधार की वजह से नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव को लेकर बनाए गए नियमों के कारण विवादों में है। अब कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में इन नियमों को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यूजीसी में फैसले कैसे होते हैं और इसका असली बॉस कौन होता है। तो क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यूजीसी का बॉस कौन होता है? अब यूजीसी का नेतृत्व एक चेयरपर्सन करता है जो इस पूरी संस्था का प्रमुख होता है। चेयरपर्सन की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। उनका सबसे बड़ा काम देश की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना और उसे बेहतर बनाना होता है और इसके लिए वो शिक्षा से जुड़े स्टैंडर्ड्स तय करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं उनका पालन करें। चेयरपर्सन यूजीसी की अहम बैठकों की अध्यक्षता भी करता है, वहीं नीतिगत फैसलों को सही दिशा देते हैं और ये देखते हैं कि आयोग के फैसले कागजों तक सीमित ना रहें बल्कि जमीन पर भी लागू हों। वहीं प्रशासनिक स्तर पर उन्हें यूजीसी का सेक्रेटरी सहयोग करता है जो रोजमर्रा के कामकाज, फाइलों, आदेशों और पॉलिसीज के अमल की जिम्मेदारी संभालता है। एक्सपर्ट्स की भूमिका क्यों है अहम? अब यूजीसी में कोई भी बड़ा फैसला अचानक नहीं लिया जाता। इसकी शुरुआत किसी जरूरत या समस्या की पहचान से होती है। यह समस्या पढ़ाई की गुणवत्ता, परीक्षा प्रणाली, रिजर्वेशन, भेदभाव से जुड़े मामले या नई शिक्षा नीति के अमल से जुड़े हो सकते हैं। इसके बाद यूजीसी विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रोफेशनल संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल कर अलग अलग समितियां बनाते हैं। ये समितियां हर पहलू से मामले का अध्ययन करती हैं और अपनी सिफारिशें तैयार करती हैं। कई बार बड़े फैसलों से पहले स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स से भी सुझाव मांगे जाते हैं ताकि किसी वर्ग की चिंता जो है या आपत्ति को नजरअंदाज ना किया जाए। फैसले लेने का पूरा प्रोसेस। अब सभी सिफारिशों और सुझाव इसके बाद यूजीसी की मुख्य बैठक में रखे जाते हैं और यही आयोग की सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ हर प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होती है और आमतौर पर सहमति के आधार पर फैसला लिया जाता है। समय की जरूरतों को देखते हुए कई बार फैसला ई सर्कुलेशन या वर्चुअल मीटिंग के जरिए भी लिए जाते हैं ताकि काम में देरी ना हो सके। नियम कैसे बनते हैं और कैसे लागू होते हैं? अब जब किसी भी फैसले पर अंतिम मुहर लग जाती है तो यूजीसी जो होती है उसे नियम या विनियम का रूप देती है। इसके बाद इसे भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। राजपत्र में प्रकाशित होते ही ये नियम देश की सभी यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थानों पर अनिवार्य हो जाते हैं और इन नियमों के सही तरीके से पालन की निगरानी जो है वो यूजीसी और राष्ट्र स्तर की समितियां करती है। अगर कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर अनुदान रोकने से लेकर मान्यता रद्द करने तक की सख्त कार्रवाई हो सकती है। सरकार की भूमिका क्या होती है? हालांकि यूजीसी एक इंडिपेंडेंट संस्थान है लेकिन केंद्र सरकार की इसमें अहम भूमिका मानी जाती है। सरकार ही चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति करती है और यूजीसी के बजट को मंजूरी भी देती है। वहीं शिक्षा मंत्रालय के जरिए सरकार ये तय करती है कि देश की उच्च शिक्षा किस दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि पढ़ाई, परीक्षाओं और एकेडमिक नियमों से जुड़े जो रोजमर्रा के फैसले होते हैं उनकी जिम्मेदारी यूजीसी की ही होती है और इसी तालमेल से सरकार और यूजीसी मिलकर देश की हायर एजुकेशन को संतुलित, मजबूत और जवाबदेह बनाने रखने की कोशिश करते हैं। अब कुल मिलाकर यूजीसी कोई अकेली संस्था नहीं है जो मन मर्जी से अपने फैसले थोप देती है। यहाँ हर नियम के पीछे एक्सपर्ट्स की राय होती है, समितियों की सिफारिश होती है और सरकार के साथ तालमेल होता है। हालांकि किसी भी फैसले का असर सीधे लाखों छात्रों और शिक्षकों पर पड़ता है, इसलिए सवाल उठना और बहस होना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। अब आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि यूजीसी इन विवादों से क्या सीख लेती है और क्या उसके फैसले देश की हायर एजुकेशन को और ज्यादा पारदर्शी, समावेशी और मजबूत बना पाते हैं या नहीं।